हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो कोशिका चैप्टर चल रहा है। कोशिका चैप्टर में मैंने एक वर्गीकरण बताया था जिसमें कोशिकाओं को थोड़ा सा अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था ना। एक बार फिर से वो चीज़ देख लेते हैं। कोशिका, सेल, ठीक। ये चीज़ें एक बार फिर से देखते हैं कि भाई जो कोशिका होती है इसको अध्ययन करने में आसानी हो, इस वजह से क्या किया गया, तीन भागों में विभक्त किया गया ना। पहला भाग था बाह्य आवरण। बाह्य आवरण जो था ये दो भागों में विभक्त था। एक है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और एक थी कोशिका भित्ति। जब पादप कोशिका की बात की जाती है तो पादप की हो, कवक की हो, बैक्टीरिया की हो, है ना, इसमें पाई जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक। दूसरी चीज थी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, कल ये जीव द्रव्य वाला जो टॉपिक है ये कल पढ़ाया गया, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जीव द्रव्य के भी दो भाग होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। एक होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है कोशिकांग। कोशिकांग, ठीक। तो यहाँ पर देखें हैं, चाहे मैं बात कर लूँ बाह्य आवरण की, तो बाह्य आवरण पढ़ा दिया गया। मैं अगर बात कर लूँ जीव द्रव्य, बाह्य आवरण में दो चीज़ें थी, एक कोशिका झिल्ली और एक कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये दोनों चीज़ें पढ़ा दी गई। अगर मैं जीव द्रव्य की बात करूँ, किसकी, प्रोटोप्लाज्म की बात करूँ, जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य में एक है कोशिका द्रव्य, एक है केंद्रक द्रव्य, है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी जो हो सकता है आपके लिए नई हो। तो ये चीज़ें जब पढ़ा दी गई हैं, अब बच क्या रहा कोशिका में, ये कोशिकांग बच रहा है, ठीक। तो जब कोशिकांग बच रहा है तो कोशिकांग में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। हमने पहले ही बताया था कि जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारी संरचनाएं बिखरी हुई होती हैं। उन्हीं संरचनाओं को हम लोग कोशिकांग के नाम से जानते हैं। जैसे गाल्जी का हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, रिक्तिका, लवक, ये सारे ये सारी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, कोशिकांग कहलाती हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिकांग। कोशिकांग पढ़ेंगे, और हमारा पहला कोशिकांग होने वाला है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला कोशिकांग क्या है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो कोशिका के अंदर अगर हम संरचना को देखें, कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर नलिकाकार, या केंद्रक के जो हाँ चारों ओर नलिकाकार संरचना होती है, और ये एक जाल का निर्माण करती है। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो आज पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी
जालिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। अब देखेंगे कि ये संरचना कहाँ पर होती है, कैसे होती है, थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इसको क्या करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो चित्र में इधर बनाता हूँ। चलिए कोशिका की एक संरचना बना लेते हैं, प्रारूप बना लेते हैं। ये हो गया कोशिका का प्रारूप और ये हो गया बीच में केंद्रक। ठीक। तो ये जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर जो है इस प्रकार से नलिका की समान संरचनाएं देखने को मिलती हैं। नलिका की समान संरचना देखने को मिलती है और ये नलिका जो होती है ये कोशिका भित्ति तक या कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। इस प्रकार से इधर भी संरचना होती है। इस प्रकार से ये संरचना फैली हुई होती है। तो ये जो संरचना देखने को मिल रही होगी, एक तरफ मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा और कुछ बनाता हूँ। छोटी छोटी बिंदियां यहाँ पर दिख रही होंगी। हाँ, इस विषय पर अभी मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जो जालिका होती है होती क्या है। अब संरचना में आप लोग समझ गए होंगे कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के साइड में या केंद्रक के चारों तरफ पतली पतली नलिकाओं का जाल होता है। इसी जाल को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। अच्छा, ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये कौन सी कोशिका में पाई जाती है। सवाल ये बनता है कि भाई जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये कौन सी कोशिका में पाई जाती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका कौन सी कोशिका का मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है या यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, ये बात तो हमें अभी पता नहीं है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है अर्थात सुकेंद्रकी कोशिका होती है, इस कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये चीज़ है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है ना। यह सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती क्योंकि वो कोशिका विकसित नहीं होती, उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक। ये कहाँ पर पाई जाती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इसका अध्ययन या इसका विस्तृत अध्ययन कौन किए थे। इसका विस्तृत अध्ययन किए थे या वर्णन किए थे R.K. पोर्टर 1945 में। इसका विस्तृत वर्णन R.K. पोर्टर, K.R. पोर्टर, K.R. पोर्टर। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो विस्तृत वर्णन है किसका, अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो विस्तृत वर्णन है, ये विस्तृत वर्णन K.R. पोर्टर किए थे। कब किए थे? 1945 में। 1945 में किए थे। ठीक।
दूसरी चीज़ कि भाई ये किस प्रकार से होती है, ये चीज़ें तो बता दी गई। कोशिका के समांतर जो है, कोशिका में जो केंद्रक होता है उसी के समांतर नलिका का जाल बैठा होता है या बिछा हुआ रहता है ना, फैला हुआ रहता है। जैसे इस प्रकार से यहाँ जाल फैला हुआ है, इसी प्रकार से यह संरचना भी पाई जाती है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जानना क्या है कि ये जाल कहाँ तक फैला होता है ना। तो ये जो क्या है, ई आर, यहाँ से मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ई आर। ई आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। कहाँ से? जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये जो संरचना, गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ इस प्रकार से। ये जो गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ से इधर तक देखिए, यहाँ तक ये बाहर तो जो आवरण है, इस आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, ये पहले ही बता दिया गया है। और बीच में जो गोल सी संरचना दिखाई दे रही है ये है केंद्रक। यहाँ से देखिए केंद्रक से लेकर कहाँ तक, कोशिका झिल्ली तक ये संरचना फैली हुई है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो संरचना है ये बनी किसकी होती है? ई आर या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो संरचना है, ये संरचना ये बनी किसकी होती है? तो इसको देखते हैं। एक होता है लाइपोप्रोटीन। क्या होता है? लाइपोप्रोटीन। ये संरचना किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है संरचना। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका में इतने ही पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। अभी जो है ई आर का क्या करेंगे, ई आर के प्रकार को देखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार को देखा जाएगा। वैसे तो इतनी पॉइंटें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, इसके बाद देखते हैं आगे इसमें इसके प्रकार कितने हैं। टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार। क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार। अगर हम बात कर लें अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार, ठीक, तो यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि ये दो प्रकार से बनाया गया है। एक में छोटी छोटी बिंदियाँ दिख रही होंगी और एक में सादा दिख रहा है ना, एकदम प्लेन सा दिख रहा है। एक रफ टाइप में दिख रहा है, एक क्या स्मूथ टाइप में दिख रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो ई आर होता है ये दो प्रकार का होता है।
क्यों दो प्रकार का होता है ये मैं बताता हूँ। एक संरचना होती है राइबोसोम, अब चित्र में ही समझ लीजिए। एक संरचना होती है राइबोसोम, ठीक। तो राइबोसोम जिस ER पर उपस्थित होता है, ये छोटी छोटी जो बिंदियां दिख रही हैं ये बिंदियां हैं राइबोसोम। छोटी छोटी जो बिंदियां दिख रही हैं ये बिंदियां हैं राइबोसोम, ठीक। अच्छा, ये है ER, ठीक। तो जिस पर ये राइबोसोम उपस्थित होता है, छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई चिकनी सतह हो, चिकनी सतह पर जब छोटे छोटे कण उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ पर पड़ जाते हैं, तो वो चिकनी सतह भी खुरदुरी हो जाती है ना। इस वजह से एक होती है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और एक है जिस पर कोई भी कण नहीं है, वो क्या है, स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अर्थात जो ER है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देख लेते हैं कौन कौन से। ER होता है दो प्रकार का। पहला मैं लिखता हूं, क्या है, स्मूथ, हिंदी में लिखे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चिकनी क्यों होती है, क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, है ना। जैसे ये मैं बोर्ड की ही बात कर लूँ कि बोर्ड पर कोई भी चीज़ नहीं लगा हुआ है, तो ये बोर्ड कैसा मुझे दिख रहा है, टच करने में बहुत चिकना सा दिख रहा है ना, स्मूथ स्मूथ टाइप में दिख रहा है, ठीक। क्योंकि इस पर कोई चीज़ नहीं लगी हुई है, इस पर कोई भी कण नहीं है, इस वजह से यह चिकना दिख रहा है। लेकिन अगर मैं दीवार पर ऐसे हाथ रगड़ूं या किसी ऐसी वस्तु पर रगड़ूं जिस पर छोटे छोटे कण उपस्थित हों, तो वहाँ पर क्या हमें दिखाई देगा या आप क्या महसूस करेंगे, खुरदुरापन, है ना। जिससे क्या पता चलेगा कि वो वस्तु कैसी है, खुरदुरी है। उसी प्रकार से जब राइबोसोम, इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे ER को क्या कहा जाता है, स्मूथ ER या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक। तो देख लेते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है, ये जालिका क्या विशेषताएं हैं ना, विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसकी सतह पर राइबोसोम जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं ना, इसकी सतह पर, इसकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इस वजह से ये कैसी होती है, चिकनी होती है। अगर राइबोसोम उपस्थित होता तो ये चिकनी ना होकर ये खुरदुरी होती, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज इसमें देखेंगे, दूसरी चीज क्या है कि इसमें स्टीरॉयड, यह क्या करता है, स्टीरॉयड का स्राव करता है। स्टीरॉयड का स्राव करती है। ये जो है कौन,
चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये किसका स्राव करती है? स्टीरॉयड। स्टीरॉयड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कोलेस्ट्रॉल आता है, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। स्टीरॉयड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक आता है कोलेस्ट्रॉल, 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 प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और क्या आता है? टेस्टोस्टेरॉन और आता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ये चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत स्टीरॉयड के। यानी कि ये जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो कोलेस्ट्रॉल का स्राव करती है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करती है, टेस्टोस्टेरॉन का स्राव करती है। कहने का मतलब है कि वे सारी कोशिकाएं जो इनका स्राव मतलब जो इनका स्राव करती हैं उसमें कौन सी अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाएगी? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका उसमें अधिक पाई जाती है। किसमें? जिन कोशिकाओं द्वारा कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन का स्राव होता है उनमें चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती हैं, जो कोशिकाएं क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती हैं, उनमें भी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या ER अधिक पाया जाता है। हाँ, लिख देता हूँ। जो कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती हैं, जो कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती हैं, जो कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती हैं उनमें भी ER, उनमें भी स्मूथ ER अधिक पाया जाता है। उनमें भी शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी SER अधिक पाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि भाई जो कोशिकाएं क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती हैं, उनमें स्मूथ ER अधिक पाया जाएगा और रफ ER कम पाया जाएगा। जो कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन इनका स्राव अधिक करती हैं, इनका स्राव करती हैं, वो कोशिकाएं क्या करती हैं? उन कोशिकाओं में स्मूथ ER की मात्रा अधिक होती है। ठीक। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हार्मोन, ये सारे हैं हार्मोन। ठीक। अच्छा, अगर हम यहीं पर बात कर लें किसकी? ये तो चिकनी की बात हो गई। अब अगर हम बात कर लें खुरदुरी की, इसको मिटा दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं खुरदुरी की। भाई खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है? खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका नंबर दूसरे पर है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी इंग्लिश क्या होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। ध्यान दीजिएगा, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये खुरदुरी क्यों होती है? क्योंकि इन पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक यहाँ पर थोड़ी संरचना थोड़ी बड़ी बनाता हूँ, जिससे थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये देखिए, ये है केंद्रक, मान लेता हूँ मैं ये एक संरचना है केंद्रक।
केंद्रक। ठीक, अब केंद्रक के बाहर ये नलिका के समान संरचना देखने को मिल रही होगी। ठीक, ये संरचना देखने को मिल रही है। अब इस पर क्या करता हूँ मैं, राइबोसोम की उपस्थिति करता हूँ। यहाँ पर राइबोसोम स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। वो संरचना थी छोटी, जिससे वहाँ पर देखने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी संरचना बनाया हूँ, इसकी वजह से आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट क्या है, यही है राइबोसोम। और इन्हीं की उपस्थिति के कारण जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये खुरदुरी होती है। ठीक, बस इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। राइबोसोम जिस पर उपस्थित होगा वो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी, राइबोसोम जिस पर अनुपस्थित होगा वो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी। ठीक, इस संरचना को मिटाता हूँ और देखा जाता है कि भाई इसमें होता क्या है। जो खुरदुरी होती है ये क्या करती है, ये किस में अधिक पाई जाती है ना। तो पहली चीज़ मैं लिख देता हूँ कि इस पर जो होते हैं, इस संरचना पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक, ये पहली पॉइंट लिखता हूँ, इस संरचना पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इस संरचना पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं ना। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी, देखने को भी मिल रहा है राइबोसोम। और राइबोसोम करता क्या है, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण हमारे शरीर में जो होता है ये करता है कौन, राइबोसोम। तो जब इस संरचना पर राइबोसोम उपस्थित होता है तो जाहिर सी बात है कि ये संरचना क्या करती है, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है। थोड़ा समझने वाली बात है कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसी संरचना पर या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर ही राइबोसोम उपस्थित होता है। तो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करती होगी, ये राइबोसोम क्रम में प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती होगी। ठीक, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़ इसमें मैं लिखता हूँ कि ये जो संरचना है ये किस में अधिक पाई जाती है ना। क्वेश्चन बनता है कि जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये संरचना किस में अधिक पाई जाती है। तो जो कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती हैं, उन्हीं कोशिकाओं में खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाए, क्योंकि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर ही राइबोसोम उपस्थित होता है और राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि यह सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। यह सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है। क्या चीज़ है कि सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई क्लियर। भाई जो चिकनी है ये किस में पाई जाती है, जो टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन
इन सब का जो स्राव करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनमें अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भी अधिक पाई जाती है। लेकिन अगर खुरदुरी की मैं बात कर लूँ तो खुरदुरी पर होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, अर्थात वह कोशिका जो प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली होती है उसमें खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है इसके कार्य क्या है ना। अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य को देख लेते हैं, कार्य क्या है इसका, और इसको मिटा दिया जाए। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस। अब देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ ER, हिंदी में मैं लिख देता हूँ अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य। अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य, अंतःप्रद्रव्य जालिका के क्या कार्य है ना। तो इसका पहला कार्य है, हाँ यहाँ पर देखिए कि ये केंद्रक से लेकर यहाँ तक कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है, कोशिका कला तक संरचना ये फैली रहती है। अच्छा, फैले रहने के कारण ये संवहन का कार्य करती है, इसका ये एक नेटवर्क के रूप में कार्य करती है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये वाहक प्रोटीन, इसमें वाहक प्रोटीन होने से इसमें वाहक प्रोटीन होने के कारण ये कोशिका में उपस्थित विभिन्न अणुओं, हाँ इसमें वाहक प्रोटीन होने से ये कोशिका में उपस्थित विभिन्न अणुओं, कोशिका में उपस्थित विभिन्न अणुओं, कोशिका में उपस्थित विभिन्न अणुओं का कोशिका में क्या करती है, विसरण, परासरण तथा सक्रिय स्थानांतरण करती है। विसरण, परासरण तथा सक्रिय स्थानांतरण करती है। ध्यान दीजिएगा कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है इसमें वाहक प्रोटीन पाया जाता है। वाहक प्रोटीन पाए जाने के कारण ये क्या करती है, कोशिका में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के अणु होते हैं उनका कोशिका में विसरण करती है, परासरण करती है तथा सक्रिय स्थानांतरण करती है। अर्थात कोशिका में कौन से अणु आएंगे, कोशिका से कौन से अणु बाहर जाएंगे, ठीक, या कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग में अगर किसी अणु को पहुंचाना है, स्थानांतरण, तो ये सारी क्रियाएं कौन करती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे, नंबर 1। और दूसरा नंबर क्या है कि ये एंजाइमिक अभिक्रियाओं के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाती है।
ये एंजाइमिक अभिक्रियाओं के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाती है। देखिए, जब एंजाइमिक अभिक्रिया होती है तो उसके लिए क्षेत्रफल ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो ज़्यादा क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से फैली हुई संरचना दिख रही होगी। जब इसमें एंजाइमिक अभिक्रिया होने की ज़रूरत होगी तो ये क्या करते, फैल जाती हैं। ये संरचना फैल जाती है, जिससे जो कोशिका झिल्ली होती है ये थोड़ा और फैल जाती है और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक। तीसरी चीज़ क्या है, केंद्रकीय विभाजन के बाद, तीसरी पॉइंट है केंद्रकीय विभाजन के बाद, केंद्रकीय विभाजन के बाद जो केंद्रक का आवरण बनता है वो इसी का बनता है, ER का ही बनता है। के बाद केंद्रक के आवरण का निर्माण, केंद्रकीय विभाजन के बाद केंद्रक के आवरण का निर्माण। यहाँ पर देखिए केंद्रक दिख रहा होगा। जब यह केंद्रक विभाजित होता है तो इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, क्या संरचना है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये अंतःप्रद्रव्य जो जालिका होती है ये उसके आवरण के रूप में कार्य करने लगती है, उसको आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। हाँ, अगला नंबर है कि ग्लाइकोजन जैसे पदार्थ का संचय भी करती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्लाइकोजन जैसे पदार्थ का संचयन। ग्लाइकोजन जैसे पदार्थ का संचयन। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है, वो अंतःप्रद्रव्य जालिका में ही होता है। ठीक। एक कार्य और करती है, वैसे कार्य तो बहुत सारा करती है लेकिन जानना इतना ही है, इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्य है कि कोशिकांग लयन काय और एक गाल्जी काय, जो दो कोशिकांग लयन काय और गाल्जी काय हैं, इनका निर्माण भी अंतःप्रद्रव्य जालिका से ही होता है। लयन काय व गाल्जी काय का निर्माण। तो जो लयन काय है चाहे गाल्जी काय है, इनका निर्माण किससे होता है, वो अंतःप्रद्रव्य जालिका से ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।